नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज़ पर। मैं राहुल चौहान। और जैसे कि समीकरणों के बीच अटकलें लगाई जा रही थी, टिकट किसका होगा, किसको टिकट मिलेगा, मनीष चौहान का होगा, मृगंगा सिंह का होगा या प्रदीप चौधरी का होगा। तो कल सभी समीकरणों को तोड़ते हुए फिर से भाजपा ने जो टिकट की जिम्मेदारी अब की बार फिर दी है वो प्रदीप चौधरी जी को दी है और उनका कल टिकट फाइनल कर दिया गया है कैराना लोकसभा से हॉट सीट। अब जो कैराना लोकसभा में उनकी टक्कर पर जो चुनाव लड़ रही है सपा से इकरा हसन जी है, उस कैराना का जो समीकरण बनेगा अब की बार किस तरफ लोकसभा चुनाव जा रहा है और क्या अब की बार मुस्लिम वोट बीजेपी को वोट देगा। आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन भी आज कंफर्म हो गया है। कल जो बैठक बुलाई गई थी उसके बाद फिर जो सूचना दे दी गई है और आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन भी कंफर्म हो गया है। एनडीए में अब की बार आरएलडी जा चुकी है। तो उसी पर बातचीत करने के लिए युवा मोर्चा, जो बीजेपी के युवा मोर्चा के पदाधिकारी प्रताप चौधरी और जो युवा बीजेपी नेता है इधर कैराना लोकसभा से, वो हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। पहले तो स्वागत है प्रताप जी आपका। धन्यवाद जी चौहान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसा लग रहा टिकट जो अटकलें लगाई जा रही थी, विरोध भी हो रहा था प्रदीप चौधरी जी का लगातार सोशल मीडिया पर। हमने प्रदीप चौधरी जी से भी बात करी थी, वो टिकट को लेकर अस्वस्थ थे। उन्हें उम्मीद थी कि भाजपा अब की बार फिर उन पर ट्रस्ट करेगी और उन्हें ही लड़ने का मौका देगी और वो कल हो भी गया। तो उससे मतलब जो कार्यकर्ता है, जो उनके साथ काम करते हैं, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार चलते हैं, तो उन्हें कैसा माहौल था कल? देखो चौहान साहब, ऐसा है तो डेमोक्रेसी है, सबको अधिकार है टिकट मांगने का। जब तक पार्टी अपना कोई निर्णय नहीं लेती तब तक सभी जितने भी कैंडिडेट होते हैं सभी अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हैं और जनता के बीच में भी जाते हैं। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जब ये अपना टिकट कन्फर्म कर देती है उसके बाद सारी अटकलें ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं, क्योंकि ये पार्टी का हमारी डिसिप्लिन भी है और माननीय मोदी जी का ये एक वादा भी है कि जो हम निर्णय लेंगे उसके पक्ष में ही सभी पार्टी अपना कैंडिडेट काम करेंगे। और रही बात माननीय सांसद जी के टिकट की, टिकट उनका कंफर्म हो ही गया और बाकी जो लोग टिकट की दावेदारी में थे वे भी सब अपने ही लोग हैं। ऐसा नहीं है कि भाई में कोई दूर के लोग हैं, सब हमारी लोकसभा के लोग हैं, हमारे अपने हैं। वे भी सभी जो है पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी की झोली में इस सीट को देने का कार्य करेंगे। अच्छा, एक बात है, जो विरोध लगातार टिकट होने से पहले चल रहा था, सड़कों को लेकर हो, विकास को लेकर हो, गांव में जाने को लेकर हो, जनता के बीच किसी भी प्रोग्राम में जाने को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर विरोध चल रहा था, जिसकी वीडियो लगातार हम भी देखते थे और हमने इस बारे में बातचीत भी की थी। तो इसका के बारे में आपकी क्या राय है? देखो, विरोध तो अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर होता है उसका स्वाभाविक है, होता ही है। रही बात विकास की, विकास माननीय सांसद जी की निधि से जितना विकास कार्य में करा रहे हैं इससे ज़्यादा विकास शायद ही कोई करा पावे, क्योंकि सांसद जी की निधि 5 करोड़ की होती है। 5 करोड़ में 5 विधानसभाएं आती हैं, उसके बावजूद भी जितनी निधि से कार्य कराना कर सकते हैं उतना कराते भी हैं और लगातार प्रयास भी करते हैं। अभी अभी हमारे पूरी लोकसभा के अंदर लगभग 30 सड़कों पर जो लोक निर्माण बाकी है उन पर कार्य प्रगति की ओर अग्रसर है, वो उन्हीं की लेटर पैड के जरिए अग्रसर हुआ है। ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं करते। आप ले लो झिंझाना खोड़समा मार्ग ले लो, अपना खंदरावली से कैराना मार्ग ले लो, अभी जो है जगनपुर, हिंगोखेड़ी, शेखुपुरा, कंडेला, आपका अलीपुरा, जैनपुरा, इनमें सभी सीसी कार्य कराए, लाइटें लगवाई, जितना भी होता है करते हैं। और बाकी में 2 विधानसभा उनकी अपनी परली हैं, उनमें तो उनका तो मैं ज़्यादा कह नहीं सकता। बाकी इस विधानसभा में भी हमारी दोनों में कार्य में करते रहते हैं जो उन पर बनता है। अच्छा, बीजेपी और आरएलडी जो एनडीए में जाने की बात लगातार औपचारिक घोषणा होने की बातचीत थी, वो कल आज हो भी गई है औपचारिक घोषणा। आरएलडी अब की बार एनडीए में शामिल है, तो कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि जाट वोट बैंक सारा आरएलडी के साथ था और इधर इकरा हसन जी का भी टिकट हो गया है सपा से। तो अब की बार समीकरण क्या बनना है कैराना लोकसभा का? देखो, समीकरण तो ऐसा है चौहान साहब, चुनाव तो हम सब जीत ही रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। रही बात समीकरण की, जब 2019 का चुनाव था उस समय जो है बसपा, समाजवादी, सपा, कांग्रेस, इन सब का कांग्रेस तो अलग लड़ी थी, बाकी इन 2-3 पार्टियों का गठबंधन था। उस समय भी माननीय सांसद जी
लगभग 92,741-42 वोटों से के मार्जिन से जीत हासिल की थी। और अब की बार तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा काम कर दिया कि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह जी को जो है भारत रत्न दे करके जो है पूरी जाट बेल्ट को भी अपनी तो और अग्रसर कर लिया। और उनके जो होते हैं जयंत चौधरी, वे भी माननीय मोदी जी की नीतियों से इतने खुश है कि उनको भी जो है अपना प्रस्ताव बीजेपी की तरफ करके कल जो है आज औपचारिक घोषणा कर दी। अच्छा, एक कैराना लोकसभा 2019 में भी कैराना लोकसभा से इसी परिवार का कैंडिडेट था और आज 2024 के चुनाव में भी इसी परिवार का कैंडिडेट है। इकरा हसन जी जनता के बीच लगातार जा रही है, जनता को अपनी तरफ खींचने का काम कर रही है, चाहे युवा हो चाहे कोई भी वर्ग हो, सबको अपनी तरफ खींचने का काम कर रही है। भाई प्रदीप चौधरी जी का अगर टिकट हुआ, जनता भी बोल रही थी, तो सुबह 8 बजे हरा कर भेज देंगे। देखो ये तो सब जो है प्री प्लान हो, इनसे कुछ होने वाला नहीं होता। ये तो सब जो है कोई कुछ भी कहो, लेकिन ऐसा नहीं है। अरे उनसे कोई पूछने वाला हो, उसका भाई जो है विधायक है, पहली योजना विधायक रहा, अब फिलहाल मौजूदा विधायक है। कौन से विकास के पत्थर उनके गड़ रहे हैं? अगर आप चलो आप ये कहें कि भाई वो तो उनसे आपने वोट नहीं दी, वो तो मुस्लिम चेहरा था इसलिए जो है मुस्लिम लोगों ने उसको वोट देकर विधायक बना दिया। अरे उनके गांव में जाकर देख लो, मुस्लिम गांव में उनमें कौन से उसके पत्थर लग रहे विधायक जी के, नाहिद हसन के। और रही बात इकरा हसन की जीत की, लगभग मैं ज़्यादा तो कह नहीं सकता, मेरा जो अनुमान है 2 लाख प्लस वोटों से माननीय सांसद प्रदीप चौधरी जी जीत कर यहाँ से जाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। और माननीय मोदी जी का नारा भी है सबका साथ सबका विकास, इसी नारे के जो है मध्य सभी जो है इनके हमारा मुस्लिम समाज भी अब की बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेगा, ऐसा नहीं है। राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी को, उस पर अखिलेश यादव जी ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये राम का प्रोग्राम नहीं है, ये बीजेपी का प्रोग्राम है। हाँ बिल्कुल, ये तो साबित करके दिखा दिया जनता के सामने, पूरे भारतवर्ष के सामने इनको साबित करके दिखा दिया कि ये तो लोग राम को मानने वाले ही नहीं है। फिर इनको कौन वोट दे देगा भाई? कैसे वोट मिल जाएगी इन लोगों को, जिनको जो है राम मंदिर में आने के लिए न्योता दिया गया और उस न्योते पे भी में जाने के लिए इनकार कर दिया। तो आप लोग क्या, ये जनता क्या समझेगी इस बात को? इसलिए वे तो राम के है ही नहीं, उन्हें तो राम से कोई मतलब ही नहीं है। तो भाई ऐसी जब उन लोगों की ऐसी मानसिकता है तो उन पर जनता कैसे विश्वास करेगी, कैसे उनके पास टिक पाएगी जनता? इसी का परिणाम आज जो है ये सभी दल देख रहे हैं। किसान व्यवस्था को लेकर लगातार पार्टी पर सवाल जवाब उठाए जा रहे हैं, चाहे वो बकाया भुगतान का हो, चाहे वो किसान जो एमएसपी के लिए दिल्ली जा रहे हैं वो हो। मतलब किसानी व्यवस्था के मुद्दे इस सरकार में लगातार निशाना साधा जा रहा है सरकार पर, किसानी व्यवस्था को लेकर। देखिए सरकार जो है किसान के हक में कोई कोर कसर तो छोड़ नहीं रही। रही बात हमारा क्षेत्र शामली गन्ने बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ गन्ने की बेल्ट है। पिछले कुछ दिन पहले एक मामला हमारी शामली फैक्ट्री का चला हुआ था, उस पर भी जो है हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा बात करके उसको सुलझाया गया था और ये प्रस्ताव पास हुआ था कि भाई नगद ये जो नया भुगतान है उसको 15 दिन के अंदर करेंगे और जो पिछला भुगतान है उसको हम जो है किस्तों के रूप में किसानों को देने का काम करेंगे। बाकी वो पूरे प्रदेश में तो गन्ने की स्थिति ठीक है, फैक्ट्री सही समय पर पेमेंट कर रही है, पिछला भी पूर्ण भुगतान है। शामली की थोड़ी पिछले पेमेंट की समस्या चल रही है, इस पर भी लगातार जनप्रतिनिधियों का फोकस है, उस पर भी जल्दी कोई परिणाम मिलेगा। और शामली मिल के जो यूनिट हेड है उनका भी एक बयान आया था कि अभी जो है शामली मिल का एक शेयर की बात जो है बिकने की चल रही है। जो हमारी बात हुई थी उसमें उन्हें कहा था कि भाई जैसे ही ये शेयर हमारा जो है क्लियर हो जाएगा तो किसानों का पेमेंट कुछ इससे किया जाएगा। तो अब की बार प्रधानमंत्री जी का नारा है अब की बार 400 पार, क्या उसी नारे को लेकर सभी कार्यकर्ता सभी नेता काम करेंगे? सभी नेता लगातार इसी नारे पर काम कर रहे हैं। पार्टी का और हमारा सभी का एक लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को लगभग 365 सीटें और एनडीए को 400 सीटें पार होकर ही जो है कुछ देश की पूरी की सेवा करनी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाले 5 वर्षों को भी ऐसे स्वर्णिम काल के रूप में जनता देखेगी जैसे पिछले 10 वर्षों से देखती आ रही है। वही इंडिया गठबंधन का नारा है कि अब की बार 200 से पहले सिमट लेगी। देखो ये तो भाई विपक्ष है, कुछ भी बोलता हो, लेकिन ये तो सबका आपके सामने है, आप जनता के बीच में रहते हो पूरा दिन,
आप देखते भी हो क्या है फिलहाल सब स्थिति आपको पता है। ऐसा तो भाई देखो पार्टी है, अपना अपना पक्ष सब रखती है, पार्टी ये थोड़ा ही कहेगी कि हम जो है बिल्कुल जो है सिमट के 0 पे आ जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। मैं थोड़ा सा पूछूंगा, अब की बार 400 पार के नारे से अलग और बीजेपी का क्या नारा है विकास को लेकर? अब की बार माननीय प्रधानमंत्री जी का ये नारा है, उन्हें जो है ये अपने लोकसभा के सत्र में कह भी दिया है कि अब की बार जो है, अब की बार हमारी सरकार जो है बड़े बड़े मुद्दों को लेकर के फैसला करने जा रही है। अब की बार सरकार विकास तो करेगी, लेकिन उसके साथ साथ जितने भी देश इसके लिए बड़े से बड़े फैसला होगा, अब की बार सरकार उसको पूरा करने का काम करेगी। और देश के लिए ये स्वर्णिम काल होगा, जो आज हमारी पीढ़ी ये निर्णय लेते हुए देखती रहेगी। नहीं तो हमारे बुजुर्ग भी हैं यहाँ, कभी उन्हें ऐसा भारत बनते हुए नहीं देखा जैसा आज हम युवा जो है इस युग में देख रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप जी। आप बीजेपी के युवा नेता प्रताप चौधरी को सुन रहे थे। लगभग सभी समीकरण और सभी कामों को लेकर हमने बातचीत की और इन्होंने बखूबी उसका जवाब दिया। तो आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।